रक्ताब, रुधिर, लालिमा और सिंदूरी चारों कॉलेज के कैंपस में बैठकर गपशप कर रहे थे। तभी शिरा ने आकर सूचना दी, फ्रेंड्स खुश हो जाओ, कॉलेज हम लोगों का एनुअल टूर अरेंज कर रहा है अगले महीने। अरे वाह, किसने बताया तुझे? लालिमा ने पूछा। कहाँ जा रहे हैं? नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा है, नॉर्थ इंडिया का टूर है। शिमला, कुल्लू मनाली, डलहौजी, धर्मशाला और भी कई जगह हैं। पूरे 15 दिन का टूर है, शिरा ने बताया। कितने पैसे लगेंगे? सिंदूरी ने पूछा। 40 रुपये पर हेड, शिरा ने बताया और बाय करके चली गई। यार, हमारा तो फाइनल ईयर है, हमें तो जाना ही चाहिए। भविष्य में हमें साथ जाने का मौका शायद ना मिले, रक्ताब खुश होता हुआ बोला। मैं तो जाऊंगी, लालिमा चहकते हुए बोली। मैं भी, सिंदूरी भी उसी लय में बोली। मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरा कंजूस बाप फीस के लिए तो बड़ी मुश्किल से पैसे देता है, टूर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं देगा। रुधिर कुछ गंभीर किंतु निराश स्वर में बोला। ऐसा नहीं है यार, तेरे पापा का इतना अच्छा बिजनेस है, करोड़ों की फर्म है, कई ट्रस्ट और पार्कों में उनके द्वारा दान में दी गई वस्तुएं लगी हैं। एक बार रिक्वेस्ट करके तो देख, बेटे की खुशी से बढ़कर एक पिता के लिए और कुछ नहीं होता। रक्ताब रुधिर को समझाते हुए बोला। अगर रुधिर नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगी, रुधिर की कॉलेज फ्रेंड सिंदूरी बोली। सिंदूरी नहीं गई तो मेरे घर वाले मुझे भी नहीं जाने देंगे, क्योंकि मेरे घर वाले किसी और पर विश्वास नहीं करते, लालिमा बोली। क्या रुधिर के लिए चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते? सिंदूरी ने प्रश्न किया। हम सब साधारण घरों से 40,000 रुपये के अलावा 10,000 रुपये खर्च के लिए चाहिए, मतलब 50,000 रुपये। इतना पैसा भी निकालना हमारे घर वालों के लिए मुश्किल होगा, रक्ताब बोला। टूर अगले महीने की 25 तारीख को जाएगा। आज तो 3 ही तारीख है, अभी 1.5 महीने से ज़्यादा समय है। कल मिलकर सोचते हैं क्या करना है, रक्ताब बोला। नहीं, जो सोचना है आज ही सोचना है, बैठो और बैठकर सोचो, रुधिर बोला। मेरे पापा से पैसे कैसे निकलवाए जाएं? उन्होंने शायद बहुत मुश्किल से यह पैसा कमाया है और शायद यह चाहते हो कि तुझे पैसों की सही कीमत पता चले, इसलिए तुझे पैसा देने की आनाकानी करते हो, रक्ताब ने अपने विचार रखे। कारण कुछ भी हो, अभी टूर के लिए पैसे कैसे जमा किए जाएं, यह सोचो, रुधिर सामान्य होते हुए बोला। क्या सोचूं? किसी का मर्डर करूं? किसी का किडनैप कर फिरौती मांगूं? रक्ताब झुंझलाता हुआ बोला। किडनैप? वाह, क्या बढ़िया आइडिया है, हम किडनैप ही करेंगे, रुधिर खुशी से उछलते हुए बोला। किडनैप? अरे बाप रे, लालिमा डर कर आश्चर्य से बोली। अरे किसी दूसरे का नहीं, मेरा किडनैप। तुम सब मिलकर मेरा किडनैप करोगे और मेरे बाप से फिरौती मांगोगे। कम से कम लोक लाज की खातिर वे फिरौती तो दे ही देंगे, रुधिर अपनी योजना बनाते हुए बोला। और अगर पुलिस को बता दिया तो हम सब अंदर जाएंगे, रक्ताब बोला। मेरी माँ ऐसा नहीं करने देगी, रुधिर ने कहा। लेकिन पुलिस को सूचना दे दी तो तब क्या होगा? रक्ताब ने
संशय जाहिर किया। चलो हम सब बैठते हैं और एक फुल प्रूफ प्लान बनाते हैं, रुधिर सभी को बैठाते हुए बोला। नहीं रुधिर, यह गलत है, सिंदूरी ने एक बार फिर विरोध किया। वह कैसे? रुधिर ने पूछा। वह ऐसे कि कॉलेज में हम चारों एक ही ग्रुप में हैं। यदि किसी एक को अचानक से कुछ होता है तो बाकी 3 शक के दायरे में आएंगे ही ना, रक्ताब बोला। इसका समाधान खोज लिया है मैंने। प्लान शुरू होने के 3-4 दिन से पहले मैं घर से कॉलेज के लिए निकलूँगा ज़रूर, मगर मैं कॉलेज में आऊँगा नहीं। कॉलेज रिकॉर्ड से यह साफ हो जाएगा कि मैं कॉलेज आ ही नहीं रहा हूँ, बल्कि यह भी साबित होगा कि मैं किसी तीसरे के साथ हूँ। रुधिर ने अपनी योजना बनानी प्रारंभ की। तो तू रहेगा कहाँ? किसी को दिखाई देगा ना? लालिमा ने पूछा। नहीं, मैं किसी को भी दिखाई नहीं दूंगा, क्योंकि मैं घर से निकलकर पास के प्लॉट पर बने गैराज में छिप जाऊंगा। जब से पापा ने नई कार ली है, तब से गैराज में पुरानी गाड़ी ही खड़ी रहती है। मेरी साइकिल भी वहां पर आसानी से घुस जाएगी। कॉलेज छूटने के समय मैं वापस घर पहुंच जाऊंगा। माँ अक्सर घर के अंदर ही रहती है, इसलिए उन्हें कुछ मालूम नहीं पड़ेगा और तुम लोग भी शक के दायरे से बाहर ही रहोगे। रुधिर ने अपनी योजना का पहला दृश्य सामने रखा। चलो यहाँ तक तो ठीक है, पर किडनैपिंग होगी कैसे? और किडनैपिंग के बाद तुझे रखेंगे कहाँ? सिंदूरी ने उत्सुकता के साथ प्रश्न किया। जो भी दिन किडनैपिंग के लिए निश्चित किया जाएगा, उस दिन मैं कॉलेज के नाम पर निकलकर शहर के दूसरे छोर पर बने रेस्टोरेंट में पहुंच जाऊंगा। वहां पर मैं अपनी साइकिल रखकर लगभग आधा किलोमीटर पैदल जाऊंगा। इतने बड़े शहर में मुझे कोई पहचानेगा, इस बात की संभावना कम ही है। वहाँ से रक्ताब मुझे अपनी बाइक से 20 किलोमीटर दूर मेरे फार्म हाउस छोड़ आएगा। पुलिस सब जगह ढूंढेगी, मगर मुझे मेरे ही घर में नहीं ढूंढेगी, रुधिर ने आगे कहा। पर वहाँ तुम्हारे बरसों पुराने चौकीदार रामू अंकल है ना? रक्ताब ने कहा। हाँ, है तो सही। वे बहुत ही सीधे और अनपढ़ हैं। उन्हें तो लैंडलाइन से डायल करना भी नहीं आता है। मैं जाते ही फ़ोन डेड कर दूंगा। मेरा विचार है एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिनों में ही अपना प्लान कंप्लीट हो जाएगा, रुधिर ने आशा जताई। वह सब तो ठीक है, फिरौती की रकम कब, कहाँ और कितनी मांगनी है? रक्ताब ने पूछा। हमारी आवश्यकता तो सिर्फ 40,000 रुपये ही है, लालिमा बोली। तुम ऐसा करना, 5 लाख रुपए मांग लेना, रुधिर रक्ताब को निर्देश देते हुए बोला। 5 लाख रुपए? यह तो बहुत अधिक हो जाएगा। क्या करेंगे हम इतने रुपए का? रक्ताब का मुंह आश्चर्य से खुल गया। देखो, जैसे कि रीत है, मांगने वाले को उतने पैसे तो मिलते नहीं जितना वह चाहता है। कुछ मोल भाव अवश्य होगा। ऐसी स्थिति में तुम 2 लाख रुपए पर डील पक्की कर लेना, रुधिर ने समझाया। 2 लाख रुपए भी ज़्यादा हैं। क्या करेंगे हम इतने पैसों का? लालिमा कुछ चिंतित स्वर में बोली। तुम लोगों के टूर के पैसे भी मैं दे दूंगा। बचेंगे 40,000 रुपये, तो तुम लोग भी अपने घर से 40,000 रुपये जमा करने वाले ही थे। वे पैसे
रास्ते में खर्च के लिए रख लेना, सभी के पास बराबर पैसा होगा, रुधिर मुस्कुराता हुआ बोला। और संपर्क करने के लिए फ़ोन कौन सा इस्तेमाल करेंगे? रफ्ताब ने पूछा। कोई एक फ़ोन यूज़ नहीं करेगा। कल मैं पापा की फर्म का गुमशुदा ऑर्डर की फ़ोटोकॉपी, लेटर पैड, सील और बाकी डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाऊंगा। इतने डॉक्यूमेंट से कॉर्पोरेट के नाम पर जितनी चाहें उतनी सिम ले सकते हैं। मैं 5 पोस्टपेड सिम निकलवा दूंगा। अगर कभी पुलिस कंप्लेंट हुई भी तो शॉपकीपर मेरा ही हुलिया बताएगा। इससे यह स्पष्ट होगा कि पापा की फर्म का ही कोई प्रतिद्वंदी यह काम मुझसे दबाव डालकर करवा रहा है। तुम लोगों पर कोई शक नहीं आएगा। रुधिर ने योजना का पूरा खुलासा किया। हमारे फार्म हाउस के बिल्कुल विपरीत शहर के दूसरे छोर पर रुपए किसी शॉपिंग बैग में ही लेना ताकि किसी को शक ना हो। रुपए लेने के बाद बताना कि तुमने मुझे फार्म हाउस के नज़दीक छोड़ दिया है। यहाँ पर तो मैं पहले से रहूँगा ही, रुधिर ने स्पष्ट किया। हम लोगों का तो कोई काम नहीं रहेगा ना? इतना काम तो तुम निपटा ही लोगे, लालिमा ने पूछा। अरे मैडम, मेन रोल तो आप लोगों का ही रहेगा। रफ्ताब के धमकी भरे फ़ोन करने के बाद फॉलोअप करने का काम बारी बारी से तुम दोनों करोगे। इससे ऐसा लगेगा कि ग्रुप बहुत बड़ा व खतरनाक है। यदि वॉइस चेंजिंग ऐप से कॉल करेंगे तो बेहतर होगा। कोई तुम्हारी आवाज़ पहचान नहीं सकेगा। दूसरा, पैसे लेने भी तुम लोग ही जाओगे, क्योंकि रफ्ताब अगर अपना मुंह कवर करेगा तो लोगों के शक के घेरे में आ जाएगा और तुम लोग स्टॉल से कवर कर के आसानी से जा सकती हो। रुधिर ने दोनों लड़कियों को समझाया। तुम्हारी योजना तो बहुत आकर्षक लग रही है। मुझे विश्वास है जरूर सफल होगी, रफ्ताब ने आशा प्रकट की। फार्म हाउस पर रामू अंकल रहेंगे। वे अनाथ हैं। दादाजी उन्हें किसी अनाथालय से उठाकर लाए थे। इस कारण वे हमेशा हमारे एहसानमंद रहते हैं। मुझे बहुत अधिक चाहते हैं। इस कारण वहाँ खाने पीने रहने की कोई समस्या नहीं रहेगी। हाँ, तुम लोग अपनी तरफ से कोई गलती मत करना, रुधिर समझाते हुए बोला। बिल्कुल ठीक, रफ्ताब ने समर्थन किया। ठीक है, तो अपनी योजना पक्की रही। कल मैं घर से निकलूँगा मगर कॉलेज नहीं आऊँगा। मैं कल ही सिमों का इंतजाम करके पहुँचा दूँगा। आज से ठीक 6 दिनों बाद मेरा किडनैप करके मेरे घर पर फ़ोन कर देना। मेरी मम्मी व पापा का नंबर अभी से नोट कर लो। रुधिर नंबर लिखकर देता हुआ बोला। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, रफ्ताब बोला। ऑल दी बेस्ट, चारों एक स्वर में मगर धीरे से बुदबुदाकर बोले। अगले 5 दिनों तक सभी कुछ तय योजना के मुताबिक चलता रहा। छठे दिन रुधिर तय समय पर निकलकर निश्चित किए गए रेस्टोरेंट के सामने साइकिल रखकर पैदल चल पड़ा। लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद रफ्ताब अपनी बाइक पर इंतजार करता हुआ मिल गया। उसे वह फार्म हाउस पर छोड़ आया। कॉलेज समाप्त होने के लगभग आधा घंटे बाद रफ्ताब ने रुधिर के पापा को फ़ोन किया। हेलो, शांतिलाल बोल रहे हैं।
रफ्तार ने आवाज़ बदलकर पूछा। हाँ, मैं शांतिलाल बोल रहा हूँ। आप कौन? उधर से आवाज़ आई। मेरी बात ध्यान से सुनो और किसी दूसरों को बताने की कोशिश मत करना। हमने तुम्हारे लड़के रुधिर का अपहरण कर लिया है। अगर उसकी सलामती चाहते हो तो आज शाम 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। रुपया कहाँ लाना है इसके बारे में हम शाम को बताएंगे। पुलिस को बताने पर अपने लड़के की लाश ही पाओगे। रफ्तार ने भरपूर पेशेवर रवैया अपनाते हुए कहा। अपहरण मेरे लड़के का? बहुत अच्छा किया। मेरी तरफ से जान ले लो उसकी। रुपए छोड़ो, मैं एक पैसा देने वाला नहीं। उधर से रुधिर के पापा ने कहा। यह सुनकर रफ्तार घबरा गया और उसने फ़ोन काट दिया। साथ में खड़ी हुई लालिमा और सिंदूरी से पूरी बात बताते हुए वह बोला, कहीं हमारा दाव उल्टा तो नहीं पड़ गया? अब क्या होगा? लालिमा घबराते हुए बोली। अरे, इस समय तक तो रुधिर घर पहुंचता ही नहीं है। हमने फ़ोन करने में जल्दबाजी कर दी है। इसी कारण अति आत्मविश्वास के साथ वे ऐसी बात कर रहे हैं। 2 घंटे बाद उन्हें जब मालूम पड़ेगा कि रुधिर सचमुच घर नहीं पहुंचा, तब वे घबराएंगे और हमारी बात मान लेंगे। सिंदूरी ने अनुमान लगाया। सिंदूरी, इस बार तुम फ़ोन लगाओ। अब तो 6 घंटे गुजर चुके हैं। शायद अब तक रुधिर के घर वाले घबरा गए होंगे। और रफ्तार ने पार्क में मिलते ही कहा। हाँ, यह ठीक रहेगा। लालिमा ने समर्थन किया। ठीक है, मैं फ़ोन लगाती हूँ, सिंदूरी ने कहा और फ़ोन लगाने लगी। हेलो, शांतिलाल जी। हाँ, मैं शांतिलाल ही बोल रहा हूँ। वे बीच में ही सिंदूरी की बात काटते हुए बोले। तुम किडनैपर गैंग से बोल रही हो ना? मेरा जवाब अभी भी वही है जो पहले था। आप लोग मेरा व अपना समय बर्बाद ना करें। कहते हुए शांतिलाल ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। अब क्या करें? इन पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा। लालिमा बोली। अब तो हमें रुधिर से संपर्क करना ही पड़ेगा। वह ही बता सकता है आगे क्या करना है, सिंदूरी ने कहा। शायद रुधिर लैंडलाइन फ़ोन बंद कर ना पाया हो और शांतिलाल जी का फ़ोन आने पर रामू अंकल ने रुधिर की उपस्थिति के बारे में बता दिया हो, लालिमा ने आशंका व्यक्त की। हाँ, हो सकता है। अगर ऐसा है तो हमें रुधिर से संपर्क स्थापित करना चाहिए, सिंदूरी बोली। ठीक है, मैं रुधिर का मोबाइल लगाता हूँ। रफ्तार रुधिर को फ़ोन डायल करते हुए बोला। अरे, इसका तो फ़ोन स्विच ऑफ है। मतलब रुधिर को इस बारे में कुछ नहीं मालूम। हमें उसे बताना चाहिए, सिंदूरी बोली। मगर बताएं कैसे? रफ्तार बोला। चलो अभी तुम्हारी बाइक से चलते हैं, सिंदूरी बोली। नहीं, अभी नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ इलाका सुनसान है और अक्सर लूट डकैती की वारदातें होती रहती हैं, रफ्तार ने बताया। फिर क्या करें? सिंदूरी नर्वस होती हुई बोली। देखो, कल संडे है। मैं 9 साढ़े 9 बजे जाकर उससे मिल लूँगा। वहीं पर अगली रूपरेखा बना लेंगे, रफ्तार बोला। हाँ, यह ठीक रहेगा, लालिमा ने समर्थन किया। हेलो लालिमा,
तुरंत सिंदूरी को कॉन्फ्रेंस कॉल पर लो। सुबह 9:30 बजे रफ्ताब की घबराई हुई आवाज में फोन आया। क्यों, क्या हुआ? लालिमा सिंदूरी को कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेती हुई बोली। यह लो रफ्ताब, सिंदूरी भी आ गई। क्या हुआ रफ्ताब, तुम्हारी आवाज घबराई हुई सी क्यों है? सिंदूरी फोन पर ज्वाइन करते हुए बोली। अरे मैं अभी रुधिर के फार्म हाउस गया था, वहाँ पर सीन बहुत चौंकाने वाला था। रुधिर ने सुसाइड कर लिया है, रफ्ताब घबराता हुआ बोला। क्या, कैसे? दोनों ने एक साथ घबराई हुई आवाज में पूछा। उसके हाथ में रिवॉल्वर है और छाती पर गोली लगी है। शायद रिवॉल्वर से खुद को बिस्तर पर लेटे लेटे गोली मार ली है। रफ्ताब की आवाज अभी भी लड़खड़ा रही थी। रुधिर की मौत की खबर सुनकर लालिमा और सिंदूरी दोनों रोने लगी। रफ्ताब की आंखें भी भर आईं। देखो, संभालो अपने आप को। रुधिर के पापा को जब यह बात मालूम पड़ेगी तो वे पुलिस में अवश्य जाएंगे। आज नहीं तो कल पुलिस हम तक पहुंचेगी जरूर। हमें अपने बचाव के लिए कुछ करना चाहिए, रफ्ताब ने भराई आवाज में कहा। तुम लोग पार्क में आओ, वहीं बैठकर सोचते हैं कि हमें आगे क्या करना है। हम पर किडनैप करने का आरोप लगा तो हमारा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। हम पर किडनैपर होने का थप्पा लग जाएगा, वह अलग, रफ्ताब बोला। कैसे हुआ रफ्ताब? सिंदूरी ने पूछा। पता नहीं, रफ्ताब ने जवाब दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि फोन आने पर रामू अंकल ने रुधिर के पापा को रुधिर के वहाँ होने की खबर दी हो और राज खुलने के डर से घर वालों की नज़र में गिरने से बचने के लिए फार्म हाउस पर रखी हुई रिवॉल्वर से खुद को शूट कर लिया हो, रफ्ताब चिंतित होते हुए बोला। एक बार पुलिस के हत्थे चढ़ना मतलब आगे की जिंदगी को परेशानियों में डालना। लालिमा भी उसी तरह चिंतित होते हुए बोली। अब क्या करें? सिंदूरी ने पूछा। रुधिर के पिताजी के जाने के बाद अंदर चलेंगे ताकि हम अपनी बात अच्छे से रख सकें, रफ्ताब ने सुझाया। हाँ, यह ठीक रहेगा। अभी उन्हें अपने बेटे की मौत का गम और गुस्सा दोनों होगा। पता नहीं हमारे साथ क्या कर बैठे, लालिमा बोली। ठीक है, हम उनके जाने के बाद अंदर चलेंगे, रफ्ताब ने समर्थन किया। लगभग 15 मिनट के बाद रुधिर के पिताजी बाहर आ गए। सर, हम एक घटना की सूचना देने आए हैं, रफ्ताब, लालिमा और सिंदूरी थाना इंचार्ज के सामने खड़े होकर कह रहे थे। पहले आराम से बैठो, घबराओ मत और बताओ किस घटना की सूचना देना चाहते हो, थाना इंचार्ज ने तीनों को बैठने का इशारा करते हुए कहा। सर, हमारे मित्र रुधिर ने आत्महत्या कर ली है, रफ्ताब ने साहस बटोर कर कहा। क्या कहा रुधिर? सेठ शांतिलाल का बेटा? थाना इंचार्ज ने प्रश्न किया। जी हाँ, वही, सिंदूरी ने कहा। परंतु सेठ शांतिलाल ने तो रिपोर्ट लिखवाई है कि उनका बेटा रुधिर आज सुबह से उनकी रिवॉल्वर के साथ गायब है, थाना इंचार्ज ने कहा। नहीं सर, आज सुबह से नहीं, रुधिर तो कल से ही गायब है, कहते हुए रफ्ताब ने रुधिर के अपहरण की पूरी कहानी बयान कर दी। ओह, तो ऐसा है, थाना इंचार्ज ने कहा। तुम्हारे अलावा इस योजना के बारे में और कौन कौन जानता था? कोई भी नहीं। अगर फार्म हाउस जाने के बाद रुधिर ने रामू अंकल को यह बात बताई हो तो पता नहीं, रफ्ताब बोला।
एक बात और समझ में नहीं आई, तुम्हारे हिसाब से अपहरण कल सुबह ही हो गया था और तुमने इस विषय में शांतिलाल को फोन भी कर दिया था, लेकिन उसने तुम्हारे फोन को तवज्जो नहीं दी। पुलिस अफसर ने रफ्तार से पूछा। इसका मतलब तो एक ही निकलता है कि जिस समय तुमने फोन किया उस समय तक रुधिर वापस घर पहुंच चुका था। तुम्हारा प्लान फेल हो चुका था। शायद इसी शर्मिंदगी में रुधिर ने सुबह वापस फार्म हाउस जाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस अफसर ने अनुमान लगाया। हो सकता है, परंतु रुधिर को कम से कम हमें सूचित करना तो चाहिए था। रफ्तार कुछ सहमते हुए बोला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पूरा विश्वास है रुधिर के साथ कुछ गलत जरूर हुआ है। सिंदूरी रुधिर पर विश्वास जताते हुए बोली। पहले घटना स्थल पर जाकर मौके का मुआयना करते हैं, शायद कुछ निकल कर आए। आप तीनों को भी साथ चलना पड़ेगा, थाना इंचार्ज ने कहा। तीनों पुलिस वाले के साथ फार्म हाउस पहुंच गए। आप डेड बॉडी की स्टडी कीजिए और अपने थॉट्स के बारे में मुझे बताइए। पुलिस अफसर ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट को निर्देश दिए। सर, यह सुसाइड का केस नहीं है, यह तो सीधे साधे मर्डर का केस है, अपनी प्रारंभिक जांच के बाद एक्सपर्ट ने कहा। क्या? सभी आश्चर्य से बोल पड़े। आप कैसे कह सकते हैं कि यह मर्डर है? इंस्पेक्टर ने पूछा। क्योंकि रिवॉल्वर पर जिस प्रेशर से फिंगरप्रिंट बनने चाहिए थे उतने प्रेशर से फिंगरप्रिंट नहीं बने हैं। दूसरा रिवॉल्वर चलने के बाद यह गन पाउडर का कुछ अंश चलाने वालों की कलाइयों पर आ जाता है, जो कि नहीं है। ऐसा लगता है गहरी नींद में सोते हुए रुधिर पर किसी ने बहुत पास से दिल पर गोली मारी है और आत्महत्या दर्शाने के लिए रिवॉल्वर हाथ में पकड़ा दी है। इसी कारण रिवॉल्वर पर फिंगर एक्सप्रेशन प्रॉपर नहीं आ पाए हैं। एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी। ओह, यह तो केस का डायरेक्शन ही चेंज हो गया। मतलब इस केस के बारे में और किसी को भी मालूम था और उसने फिरौती न मिलने की दशा में रुधिर को मार डाला। दूसरा एंगल यह है कि चौकीदार रामू ही रुधिर का कातिल हो सकता है, क्योंकि कायदे से तो सबसे पहले सूचना उसी को देनी चाहिए थी, मगर वह घटना के बाद से ही फरार है। इंस्पेक्टर ने अपना शक जाहिर करते हुए कहा। तीसरा एंगल यह बनता है कि तुम तीनों में से ही किसी ने उसकी हत्या की हो और पुलिस की जांच को भटकाने के लिए खुद पहले आकर शिकायत दर्ज कर दी ताकि तुम पर शक न हो। इंस्पेक्टर तीनों पर पैनी नजर डालते हुए बोला। पुलिस तुम तीनों को अरेस्ट करती है। सर, हमने तो कुछ नहीं किया, हमें घर जाने दीजिए प्लीज सर, घबराते हुए लालिमा बोली। जांच पूरी होने तक थाने का लॉकअप ही तुम्हारा घर रहेगा। कांस्टेबल सेठ शांतिलाल को फोन करके यही बुलवा लो, बता दो उनको कि रिवॉल्वर मिल गई है। इंस्पेक्टर ने आदेश दिया। कहाँ है रिवॉल्वर और कहाँ है रुधिर? फार्म हाउस में घुसते ही शांतिलाल ने प्रश्न किया। बेडरूम में है दोनों। आपके लड़के ने उस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली है, पुलिस अफसर ने बताया। ओह, शांतिलाल ने अफसोस वाले स्वर में कहा। एक बात समझ में नहीं आ रही है शांतिलाल जी, इन तीनों बच्चों का कहना है कि इन्होंने रुधिर के साथ मिलकर उसके अपहरण की साजिश रची और जब
इन्होंने फिरौती के लिए आपको फ़ोन किया तो आपने ऐसा कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया जिससे लगे कि आपको कोई शौक लगा है, इंस्पेक्टर ने पूछा। क्योंकि मैं इनके अपहरण प्लान के बारे में पहले से ही जानता था, सेठ शांतिलाल ने रहस्य दोघटन किया। इन लोगों की योजना के अनुसार जब रुधिर पहले दिन गैराज में छिपा, उस समय मैं बंगले की छत पर ही था और मैंने उसे गैराज में जाते हुए देख लिया था। मैंने सोचा शायद कुछ सामान लेने के लिए गया है, परंतु जब वह लंबे समय तक बाहर नहीं आया तो मैंने अपने ड्राइवर को उसकी निगरानी के लिए रख दिया। मैं यह भी जानता था कि रुधिर ने मेरे फार्म के नाम पर कुछ सिमें निकलवाई हैं। मुझे यह भी पता था कि रुधिर फार्म हाउस पर ही छिपा हुआ है। बच्चे हैं, गलतियां कर रहे हैं, आज नहीं तो कल इन लोगों की समझ में आ जाएगी। यही सोचकर मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगर मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा तो इनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। यही सब सोचकर मैंने शिकायत नहीं की। मतलब कल रात को रुधिर घर पर आ गया था? इंस्पेक्टर ने प्रश्न किया। जी नहीं, उसे तो पता ही नहीं कि उसका प्लान लीक हो गया था, शांतिलाल ने उसी धारा प्रवाह में उत्तर दिया। तो फिर रिवॉल्वर आज सुबह बंगले से कैसे गायब हुई? उसे तो कल ही रुधिर के साथ गायब हो जाना चाहिए था, अफसर ने कहा। मैंने रिवॉल्वर रख कर ही गलती कर दी साहब। अगर यह रिवॉल्वर नहीं होती तो रुधिर आत्महत्या नहीं करता, शांतिलाल अफसोस जाहिर करते हुए बोला। सरकार, माई बाप, यह आत्महत्या नहीं है, हत्या है। और सेठ जी ने रुधिर बाबा की एक अजनबी घटना स्थल पर प्रवेश करते हुए बोला। तुम कौन हो? इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में पूछा। सर, यही हैं यहाँ के चौकीदार, रामू अंकल, रफ्ताब ने बताया। कैसे चौकीदार हो तुम? यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो गई और तुम्हारे पते ठिकाने ही नहीं हैं। जानते हो, इस घटना की सबसे पहली सूचना तुम्हें ही पुलिस को देनी चाहिए थी, इंस्पेक्टर रामू को डपटते हुए बोला। तुम इतनी आसानी से कैसे ये कह सकते हो कि खून सेठ शांतिलाल ने ही किया है? सरकार, मैं ठहरा अनपढ़ गवार, मुझे नहीं पता किसे सूचना देनी चाहिए, रामू मिमियाता हुआ बोला। पर आप एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। अच्छा बताओ, क्या जानते हो इस घटना के बारे में? इंस्पेक्टर ने कुछ नरम पड़कर बोला। सरकार, कल सुबह रुधिर बाबा अचानक आ गए। आते ही उन्होंने मुझे चाय बनाने को कहा। मैं किचन में चाय बनाने चला गया। जब मैं वापस लौटा तो उन्होंने मुझे बताया कि वे सेठ जी से नाराज होकर यहाँ आ गए हैं। लेकिन मैं सेठ जी को यह बात किसी कीमत पर नहीं बताऊंगा कि वे यहाँ पर हैं। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि बाहर से कोई फ़ोन ना आ सके, इसलिए उन्होंने फ़ोन खराब कर दिया है। शाम को खाने में रुधिर बाबा ने चिकन बनाने की फरमाइश रखी। इसी कारण खाना बनाने और सफाई करने में काफ़ी देर हो गई। देर से सोने के कारण नींद भी सुबह देर से खुली। मैं जागा तब तक 7:30 बज चुके थे। रुधिर बाबा अभी भी सो ही रहे थे। मैंने सोचा दिशा मैदान करके आता हूँ, उसके बाद बाबा को चाय नाश्ता करवा कर चला जाऊंगा। मैं कुछ दूर झाड़ियों में बैठा ही था कि मैंने देखा सेठ जी खुद कार चलाकर फार्म हाउस आ गए हैं।
मैंने सोचा शायद मुझे लेने आए हैं। लगभग 5 मिनट के बाद मैंने देखा कि सेठ जी वापस जा रहे हैं। मैं तकरीबन 11 बजे सेठ जी के घर पहुंच गया, लेकिन तब तक सेठ जी वहां से निकल पड़े थे। मेरे पूछने पर सेठ जी ने बताया कि उनकी पिस्तौल चोरी हो गई है और वे इस सूचना को देने के लिए थाने गए हैं। तब मैंने सेठानी जी को फार्म हाउस की पूरी घटना की जानकारी दे दी। रुधिर बाबा की मौत की खबर सुनकर वे बेहोश हो गईं। पानी के छींटे डालने और होश में आने पर काफ़ी समझाने के बाद वे सामान्य हुईं। उन्होंने ही मुझे पुलिस को सूचित करने के लिए बोला। थाने पहुंचने पर पता चला कि आप लोग फार्म हाउस पहुंच चुके हैं। साइकिल से लगभग 2 घंटे बाद यहां पहुंच सका हूं, रामू ने अपने बयान में बताया। क्यों शांतिलाल जी? रामू ठीक कह रहा है। इस बयानों की तकसीद आपके ड्राइवर से करवाई जाए, इंस्पेक्टर ने पूछा। नहीं, रामू सही कह रहा है। मैंने ही रुधिर की हत्या की है। सेठ शांतिलाल ने अपने जुर्म का इकबाल किया। तुमने अपने बेटे का खून क्यों किया? इंस्पेक्टर ने हैरत से पूछा। क्योंकि रुधिर मेरा बेटा है ही नहीं, शांतिलाल ने खुलासा किया। काश मुझे पता चल पाता कि रुधिर का पिता कौन है। सेठ शांतिलाल स्वीकारोक्ति करते हुए बोला, मैं हूँ उसका पिता। नजरें झुकाकर आगे आकर रामू बोला, लगभग 20 साल पहले फार्म हाउस पर आपकी अनुपस्थिति में सेठानी जी के आग्रह को ठुकरा ना सका। चलिए सेठ शांतिलाल जी, गुनहगार का फैसला अदालत ही करेगी। इंस्पेक्टर असली गुनहगार को अपने साथ ले जाते हुए बोला। रफ्तार, लालिमा, सिंदूरी के होठ जैसे किसी ने सी दिए हों। मन ही मन तीनों अपनी नादानी पर पछता रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपना प्यारा दोस्त हमेशा के लिए खो दिया था।